हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है जो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया, हिंदी अनुवाद और व्यवहार और सिद्धांत। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराने जा रही है। और ये क्लासेस हमारी जो होने वाली है क्लासेस 5 है। इससे पहले की बाकी की वीडियो आप सभी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी की वीडियो का। और ये ड्यू वैसे रेगुलर एनसीईआरटी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो देखिए गाइस, अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है तो कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है और इसी में से आपके क्वेश्चन देखने को पेपर में जरूर बनेंगे, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन करा चुके हैं वो आपको बताइए, सारे क्वेश्चन हमने करा चुके हैं जो इससे पहले की वीडियो में। अब जो हमारी इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाले वो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 बनेगा, इसमें ये बनेगा, ये देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, काव्यानुवाद कठिन कार्य, इस कथन के संदर्भ में कविता के अनुवाद की समस्या पर चर्चा कीजिए। तो आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। कविता के अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती अनुवाद में उसकी पुनर्रचना है। तो जो कविता होती है तो आपको उसकी जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो चुनौती क्या होती है कि मतलब उसकी जो उसकी पुनर्रचना करना, उसको दोबारा से उसको अनुवाद करना, पुनर्रचना, ठीक है। अगर वह पुनर्रचना नहीं हो पाती तो अपना प्रभाव छोड़ने में कदापि सफल नहीं हो सकते। अगर उसकी पुनर्रचना नहीं होगी तो वो जो उसका प्रभाव होता है ना, सफल नहीं होगा। कविता के अनुवाद की सृजनात्मक ही इसमें है कि वह नए सज्जन बनाकर उभरे। जो कविता है उसका अनुवाद की क्या होती है, सृजनात्मक जो होते हैं ना, उसमें ये इसका मकसद होता है कि जो सज्जन का नया उभर कर आए, नए रूप में वो सामने आए। इसके लिए आवश्यक है कि उसमें जीवन हो और इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें जीवन भी हो, उस भाषा का जीवन जिसमें वह अनुवादित हो। मतलब कि जो आप चेंज कर रहे हैं वो उसका जीवन, मतलब उस भाषा का जीवन उसमें होना चाहिए, अनुवादित होना चाहिए, ठीक है। कविता के अनुवाद के लिए अनुवादक को कविता को गहरी समझ के साथ साथ मूल कित्ते की भाषिक संरचना और उसकी विषय वस्तु के संवेदनात्मक का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मतलब ये भी कहा जाता है कि जो अनुवादक होते हैं, जो अनुवाद को चेंज करने वाला होता है, उसको उसके कविता के बारे में समझ होनी चाहिए, प्लस उसकी जो संवेदनात्मक की पूरी जानकारी होनी चाहिए, विषय वस्तु की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी भाषा संरचना की जानकारी होनी चाहिए कि उसे आप चेंज कर सकते हैं, उनकी जानकारी उसे होनी चाहिए, पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखिए, कविता में प्रयुक्त बिंब, प्रतिबिंब, अलंकार, छंद, रस और उसके समुच्चय रचनात्मक गत विनाश के साथ उसकी मूल संवेदना से गहरा तादात्म्य होना आवश्यक है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि जो आपके अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, मुहावरे होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उन सभी के साथ उसकी ना संवेदना मूल होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए, इस कार्य में कविता के सौंदर्य को पकड़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसकी आत्मा को जानना। तो जो आप ये अनुवाद करते हैं तो उसके जो सौंदर्य होता है कविता को, उसको भी आपको जानना चाहिए, जैसे कि कोई अपने आत्मा को जानता है उस अकॉर्डिंग। इसका आशय यह है कि कविता को समग्र रूप से अपने अंतर में आत्मसात करके अनुवाद को अपनी नई सृजना की तरह अभिव्यक्त करना चाहिए। तो मतलब यहाँ कह रहे हैं कि जो कविता होती है अपने अंदर लेके और उसको अच्छी तरह से ना जो अनुवादक होती है अपनी नई तरीके से उसको ना अभिव्यक्त करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने, ठीक है। तो देखिए, तो इनका कहना है जो कि मुझे विश्वास हो गया है कि अनुवादक को मूल रचना को अपनी रुचि के अनुसार ढालना चाहिए। जो अनुवादक होता है जिसे वो चेंज कर रहा है, जिसके द्वारा किया जाए, उसको जो उसकी मूल रचना होता है ना अपने अकॉर्डिंग ही उसे ढालना चाहिए, ढालने का प्रयास करना भी चाहिए, ठीक है। ये इसके आगे देखते हैं, ये स्पष्ट है कि कविता का भावानुवाद ही हो सकता है जिसमें कविता का अनंत सौंदर्य भी व्यक्त हो। तो जो इसकी भाव के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है, इसमें कविता का जो सौंदर्य भी स्पष्ट होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक पत्रिकाओं में एक अंग में ही कुछ कविताओं का अनुवाद कुमार नारायण ने किया। तो इनके द्वारा जो पत्रिका होती है, इनका जो इनके द्वारा भी कुछ कविताओं का अनुवाद किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, काव्यानुवाद की समस्या। अब इसकी समस्या क्या है तो इसको अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, पेपर में समस्या भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, काव्यानुवाद एक प्रकार का भाव अनुवाद है जिसमें अधिकांश कवि ही करते हैं, क्योंकि इनके लिए कवि की संवेदनाशीलता की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो काव्यानुवाद होते हैं ना, ये क्या होते हैं, भाव अनुवाद के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, एक प्रकार का होता है। और इसमें जो कवि लोग होते हैं ना, वही इसका जो अनुवाद करते हैं, क्योंकि उनको ना संवेदनाशील की आवश्यकता होती है। इसी कारण से तटस्थता बनाए रखना एक बड़ी समस्या हो जाती है, और ये इसको बनाए रखना एक बड़ी समस्या के अकॉर्डिंग देखा जाता है। काव्य में शब्दों के स्थान पर प्रतीकों का उपयोग
बहुयात्मक में होता है। इस संस्कृति के प्रतीक को दूसरी संस्कृति के प्रतीक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, कारण सांस्कृतिक विभिन्नता है। तो देखो जो आपके स्थान होते हैं, काव्य होते हैं, उसको चेंजिंग करने में जो उनके चिन्ह का जो महत्व बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जो एक संस्कृति का होता है ना, उसे दूसरी संस्कृति के प्रतीक में हम चेंज नहीं कर सकते, उसका उपयोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो संस्कृति विभिन्नता है इसका एक महान कारण है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए गंगा नदी पर लिखी किसी कविता का अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमको इंग्लैंड की संस्कृति में गंगा जैसी पवित्र और मान्य नदी का प्रतीक खोजना होगा। मतलब कि जैसे आपको गंगा नदी है तो आपको पता है हिंदू धर्म की है, अगर आप इसके प्रतीक चिन्हों को खोजने का प्रयास करेंगे, इसमें जो भी लिखा गया, तो जो अंग्रेजी का अनुवाद है ना, उसके समय में आपको इंग्लैंड की जो संस्कृति है वो भी उसमें शामिल करना होगा आपकी ये पवित्र गंगा नदी की खोजने में, ठीक है। अन्यथा गंगा के प्रतीक को अगर ऐसे ही उपयोग किया जाए तो लक्ष्य पाठक को भारत में गंगा के महत्व को अलग में समझना होगा। अगर हम ऐसे ही उपयोग करें तो जो गंगा नदी है उसके महत्व को हम कैसे समझ सकते हैं भारत में, उसको अलग तरीके से हमें समझने का प्रयास करना होगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, संस्कृति में गंगा जैसी पवित्र और मान्य नदी का प्रतीक खोजना होगा। तो जो सांस्कृतिक है उसमें भी इनका प्रतीक चिन्ह खोजना होता है। अन्यथा गंगा के प्रतीक को अलग ऐसे ही उपयोग किया गया तो लक्ष्य पाठक को भारत में गंगा के महत्व से को अलग से समझना होगा। ये रिपीट हो गई तो मतलब वही अलग से समझने का प्रयास करना होगा। इसका आगे देखते हैं, इसी तरह से कई आवश्यकता नहीं है कि हिंदी में चरण कमल बिंदु हरी राई में जिस तरह से चरण को कमल की कोमलता का प्रतीक माना गया, वैसे ही किसी अन्य यूरोपीय या भारतीय भाषाओं में भी हो। इस सब के अलावा बिंब, विद्वान, कल्पना, मधुरता, लय, संरचना, अलंकारिक आदि काव्यानुवाद को जटिल कर समस्या पैदा करते। देखो इन सब के अलावा भी कुछ समस्या है जिसके द्वारा ये होती है। तो ये छंद हो गए, जो विधान हो गए, कल्पना हो गई, मधुरता, ये सब संरचना हो गई, अलंकार हो गए, इनको अकॉर्डिंग भी जो काव्य अनुवाद है ना, इनके लिए एक समस्या है, जटिल समस्या के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अनुवाद करते समय मूल पाठ के इन गुणों को लक्ष्य पाठ में उतारना ये समस्या का जनक होता है। अगर आप अनुवाद करें जो मूल पाठ है उसको लक्ष्य पार्ट में जो आप उसको करते हैं चेंज, वही मेन कारण है समस्या का, जो उसी के अकॉर्डिंग समस्या का जनक होता है, मतलब समस्याएं पैदा होती है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो में बताया क्या जा रहा है, और आपको पीडीएफ परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो क्लासेस क्वेश्चन नंबर 8 करा देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।